क्या आप जानते हैं सन से आने वाली सनलाइट 90 मिनट में इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करती है जो कि पूरे वर्ल्ड की एक साल की इलेक्ट्रिसिटी नीड को पूरा कर सकती है। साउंड्स इंटरेस्टिंग? वर्ल्ड में कुछ ऐसे देश भी हैं जो कि कम्प्लीटली रिन्यूएबल एनर्जीज पर रिलाय करते हैं और इसी वजह से वहाँ की एयर क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया है। थंबनेल टाइटल और मेरी बातों से समझ चुके होंगे कि विच टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। यस, द रिन्यूएबल एनर्जी। ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सबको पता होना ही चाहिए ताकि आपको इसके फ्यूचर में होने वाले बेनिफिट्स और फंक्शंस की इनफ नॉलेज हो। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि मैं आपको रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूं, जिसके बाद इस टॉपिक के रिलेटेड आपको और कोई वीडियो ना देखनी पड़े। सो इन दिस वीडियो हम जानेंगे कि व्हाट इज रिन्यूएबल एनर्जी, टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, हाउ इट वर्क्स, केस स्टडीज, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन, एंड हाउ इट हेल्प्स इन बिजनेस सेक्टर एंड इट्स फ्यूचर इन इंडिया। तो बिना एक सेकंड और वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का इंफॉर्मेटिव वीडियो। रिन्यूएबल एनर्जी या अक्षय ऊर्जा, अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो रिन्यूएबल एनर्जी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी जो हमें नेचर से मिलती है एंड ये हमारे इसे यूज करने से पहले ही वापस बन जाती है। इट मींस ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि कभी भी खत्म नहीं होगी, जैसे कि सनलाइट, वाटर, एयर, जियोथर्मल एंड बायोमास। जहाँ कोल एंड पेट्रोलियम जैसे सोर्स ऑफ एनर्जीज का यूज इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट करके पॉल्यूशन के साथ साथ क्लाइमेट चेंज तक कॉज करता है, वहीं ये एनर्जी एकदम इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है। इस तरह की एनर्जी का यूज हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कम करने के साथ साथ एयर क्वालिटी तक को इम्प्रूव कर देता है। रिन्यूएबल एनर्जी का यूज हमारे हिस्ट्री में कई सारी जगह देखने को मिलता है, जैसे कि एंशिएंट इजिप्ट में लोग सनलाइट का यूज कपड़े सुखाने, घर को गर्म रखने के लिए किया करते थे। वाटर व्हील्स का यूज अनाज पीसने और इरिगेशन के लिए होता था, वहीं विंड मिल्स का यूज अनाज पीसना और कश्तियों की डायरेक्शन मेंटेन करने के लिए किया जाता था। एंशिएंट रोमन्स जियोथर्मिक एनर्जी का यूज हॉट वाटर बाथ लेने के लिए किया करते थे और बायोमास एनर्जी का यूज तो आदि मानव काल से होता ही आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, लकड़ियों पर खाना पकाना, इट एक्स्ट्रा। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट the types of renewable energy. Present time में mainly कुल 5 तरह की renewable energies होती है। First is solar energy, second is wind energy, third is hydro energy, fourth is geothermal energy and rest fifth is biomass energy. So let's start with the first point, solar energy. आप में से मैक्सिमम लोगों को सोलर एनर्जी के बारे में आई थिंक पता ही होगा। अब जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, हमारे सन से आने वाली सनलाइट में एनर्जी होती है। जब एक सेमीकंडक्टर या सिलिकॉन से बने सोलर पैनल पर लाइट पड़ती है तब वो सनलाइट के पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करते हैं, जिसके बाद सनलाइट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। सोलर पैनल वैसे तो काफी ज्यादा कॉमन है, आपने ऑफिसेस, घर या फैक्ट्रीज वगैरह में इन्हें देखा होगा। पर क्या आप जानते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट हमारे देश में मौजूद भदला सोलर पावर प्लांट है, जो कि राजस्थान स्टेट के अंदर आता है। इस पावर प्लांट में 2245 मेगावाट तक की एनर्जी बनाने की कैपेसिटी है। सेकंड पॉइंट, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में हवा में मौजूद काइनेटिक एनर्जी को विंड टर्बाइंस की मदद से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। जब हवा से टर्बाइन ब्लेड घूमती है तब राउटर काइनेटिक एनर्जी को पहले मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, देन वो मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। विंड मिल्स पहले तो अनाज पीसने जैसे कामों में यूज होती थी, बट आज इसका यूज इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी किया जाता है। आपको आज भी पहाड़ी या खुले मैदानों में जहाँ हवा का स्तर नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा होता है वहाँ विंड मिल्स देखने को मिल जाएगी। जैसे इंडिया के स्टेट तमिलनाडु में मौजूद मुपंडल विंड फार्म, जो की 1500 मेगावाट तक की एनर्जी बनाने की कैपेसिटी रखता है। अब विंड मिल्स भी दो प्रकार की होती है, एक ऑफशोर विंड मिल्स एंड एक ऑनशोर विंड मिल्स। ऑनशोर विंड मिल्स जो किसी भी खुले मैदान में आपको देखने मिल जाएगी एंड ऑफशोर विंड मिल्स बेसिकली समुद्र के किनारे बनाई जाती है। बस डिफरेंस इतना ही है कि ऑनशोर विंड मिल्स एज कम्पेयर टू ऑफशोर विंड मिल्स कम एनर्जी प्रोड्यूस कर पाती है बट इजिली मेंटेन हो जाती है। वहीं ऑफशोर विंड मिल्स एनर्जी तो ज्यादा प्रोड्यूस कर देती है बट इनका मेंटेनेंस काफी ज्यादा कॉस्टली होता है, बट दे बोथ आर गुड एट देयर ओन प्लेसेस। थर्ड पॉइंट, हाइड्रो एनर्जी। एज यू गाइज नो कि हाइड्रो मीन्स वाटर, मतलब इस तरह के एनर्जी प्रोडक्शन में वाटर फ्लो की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। एक्चुअली लेक से रिवर पर जो डैम होते हैं वहाँ इसका प्रोडक्शन किया जाता है। जब भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है तब वाटर फ्लो को पाइप्स में छोड़ देते हैं जो टर्बाइन व्हील्स को फोर्स करती है, जिसके बाद जनरेटर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। उत्तराखंड में मौजूद टहरी हाइड्रो पावर प्लांट इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट है, जिसकी कैपेसिटी नियरली 2400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाने की है। पर हमारे पड़ोसी देश चाइना के पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट है, जिसका नाम है 3 जॉर्ज डैम। आप मानेंगे नहीं बट इस प्लांट की कैपेसिटी 22,500 मेगावाट
मेगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की है। अब मैं आपको इस डैम के बारे में माइंड ब्लोइंग फैक्ट बताता हूँ। ये जो डैम है इसके कारण अर्थ की स्पीड में 0.06 माइक्रोसेकंड का डिले हो गया था। फोर्थ, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल मींस द एनर्जी व्हिच कम्स फ्रॉम द हीट लोकेटेड इन बेनीथ ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी धरती के निचले स्तर पर मौजूद गर्मी से निकलने वाली भाप से भी हम एनर्जी बनाते हैं। ये काफी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होगा आपके मन में कि हाउ इज इट इवन पॉसिबल। सो सबसे पहले हम अर्थ की सरफेस में तब तक ड्रिलिंग करते हैं जब तक कि हमें हीट, स्टीम या हॉट वाटर ना मिल जाए। उसके बाद उस हॉट वाटर या स्टीम को हम सरफेस पर लाते हैं, जिससे टरबाइन को घुमाया जाता है, जिसके बाद जनरेटर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। इंडिया में तो काफी सारी पॉलिसीज हैं जिसके तहत हाइब्रिड जियोथर्मल प्रोजेक्ट्स पर फोर्स डाला जाता है। फिफ्थ, बायोमास एनर्जी, मतलब वो एनर्जी जो हमें ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे फूड, प्लांट्स, वुड्स, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज एंड एनिमल वेस्ट से मिलती है। इसको बनाने का तरीका काफी ज्यादा सिंपल है। मैं आपको कंबंशन मेथड के थ्रू बताता हूँ, जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को पहले जलाया जाता है, जिससे निकलने वाली स्टीम से टरबाइंस चलाई जाती है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी और बायोफ्यूल्स में कन्वर्ट की जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल इंडिया में घूमने वाली कचरा गाड़ी है, जो आपका होम वेस्ट ले जाती है एंड उसे कंबंशन मेथड के थ्रू फ्यूल्स वगैरह में चेंज किया जाता है। हमने अभी बात करी टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज की। अब कुछ रियल टाइम में होने वाली केस स्टडीज देखते हैं। इन इंडिया और ग्लोबली भी काफी सारे लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं। जैसे कि हमने बात करी थी थ्री जॉर्ज डैम इन चाइना, आइवनपा सोलर फैसिलिटी इन यूएसए, गेंजू विंड फार्म इन चाइना, द सुनजिया प्रोजेक्ट इन यूएस। और इंडिया की बात करें तो भादला सोलर पावर प्लांट इन राजस्थान, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश, प्यूगा जियो थर्मल प्रोजेक्ट इन लद्दाख, द सिमहाद्री फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन आंध्र प्रदेश। ये सब कुछ चुनिंदा बड़े रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं जो करंटली नेशनली और इंटरनेशनली चल रहे हैं। कुछ कम्युनिटी बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स भी होते हैं। ये सिस्टम्स लोअर लेवल पर काम करते हैं, जिसमें स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी, एनजीओ एंड लोकल गवर्नमेंट यूनिट्स की मदद से रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, ताकि रूरल एरियाज में भी बिजली पहुंचाई जा सके, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी अपना बेसिक जीवन यापन कर पाए। पास्ट में गवर्नमेंट ने कुछ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए थे, जैसे कि 2010 के नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, जिसमें तय किया गया था कि इंडिया में 2022 तक 100 गीगावाट तक की एनर्जी प्रोड्यूस की जाए। इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसमिशन, कॉस्ट रिडक्शंस पर काम किया गया था। एंड द गुड न्यूज इज कि हमने 2022 तक 110 गीगावाट एनर्जी तक प्रोड्यूस करने में सफल रहे। इस योजना के कारण भारत का नाम सोलर एनर्जी की फील्ड में लीडर वाली पोजीशन पर आने लगा। देखो, सुनने में रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्सेप्ट काफी फ्यूचरिस्टिक एंड इंटरेस्टिंग लगता है, स्टिल इसमें भी काफी सारे चैलेंजेस और बैरियर हैं, जिसकी हम अब बात करेंगे। सबसे पहले इंटरमिटेंसी एंड स्टोरेज इश्यूज। देखिए, सोलर और विंड एनर्जी एक ऐसा सोर्स है जो बिल्कुल भी सर्टन नहीं है। I mean, कभी एकदम बढ़िया धूप निकलेगी तो कभी कभी बिल्कुल भी नहीं निकलती। एंड हवा का भी सेम है, कभी एकदम तेज चलेगी तो कभी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इसी कारण हमें इंटरमिटेंसी इश्यूज देखने को मिलते हैं। इसी वजह से हमें एनर्जी को कहीं ना कहीं सेव करना पड़ता है, जिसके लिए हमें स्टोरेज की नीड होती है। बट बैटरी वगैरह काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होने के कारण जब हमें एनर्जी की नीड होती है तब हमें एनर्जी नहीं मिल पाती। इसी वजह से हमें बैकअप के लिए फॉसिल फ्यूल वगैरह रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड चैलेंज, ग्रिड इंटीग्रेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज। अब देखो, इंडिया में मौजूद ग्रिड पैटर्न्स काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, जो कि वोल्टेज एंड एनर्जी के अप डाउन ट्रांसमिशन नहीं मेंटेन कर पाते, जिसकी वजह से वोल्टेज में मिसमैनेजमेंट देखने को मिलता है। अपग्रेडिंग ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, इम्प्लीमेंटिंग स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी और फोरकास्टिंग सिस्टम का एनहांसमेंट जरूरी तो है, पर इसको करने में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। वैसे भी इंडिया में ग्रिड स्टेबिलिटी एंड वोल्टेज मैनेजमेंट एक काफी ज्यादा बड़ा इशू है। नाउ थर्ड चैलेंज, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल कंसर्न। वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही रिन्यूएबल एनर्जी एक तरफ CO2 और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम करती है, वहीं दूसरी तरफ एनवायरमेंट को नुकसान भी पहुंचाती है। जैसे कि एज यू गाइस नो कि लार्ज स्केल में होने वाले सोलर एंड विंड एनर्जी के प्लांट को काफी ज्यादा बड़ी लैंड की जरूरत होती है, जिसके कारण कई बार वाइल्ड एनिमल्स के नेचुरल हैबिटेट्स को नुकसान पहुंचाया जाता है। एंड अनदर थिंग इज विंड मिल्स की ब्लेड के घूमने का अंदाजा बर्ड्स एंड बैट्स वगैरह नहीं लगा पाते, जिसके कारण कई सारे बर्ड्स ब्लेड की चपेट में आकर मारे जाते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट में भी ऐसा ही सेम होता है, जहां मरीन लाइफ को नुकसान पहुंचाया जाता है। इसीलिए ऐसे प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए परफेक्ट पेस डिसाइड करना और असेसमेंट की काफी ज्यादा नीड हो जाती है। फोर्थ चैलेंज, फाइनेंशियल एंड पॉलिसी हर्डल। देखो, ये बात काफी सिंपल है कि रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा नया है, इसलिए प्रोजेक्ट में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है वो काफी हाई होती है। एंड नेशनल पॉलिसीज रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जीज आर वेरी अनसर्टन, इसलिए प्रोजेक्ट डिलेज होते हैं एंड जिसके कारण इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जगाना काफी मुश्किल हो जाता है। एंड ऊपर से गवर्नमेंट फॉसिल फ्यूल्स वगैरह पर
सब्सिडीज भी देती है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ को रोक देती है। काफी ज्यादा चैलेंजेस और बैरियर हैं, बट डोंट वरी, नाउ वी विल टॉक अबाउट द इनोवेटिव सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन इज एडवांसमेंट इन एनर्जी स्टोरेज। देखो, लिथियम आयन बैटरीज काफी एडवांस हो चुकी है जो कि इफिशिएंट, लो इन कॉस्ट एंड लॉन्ग टर्म वर्किंग टाइम प्रोवाइड कर सकती है, जिससे जब भी हमें एनर्जी की नीड हो हम यूज कर पाए। पम्प्ड हाइड्रो इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट स्टोरेज सोर्स। इसमें जब एनर्जी ज्यादा होती है तब पम्प्ड हाइड्रो का यूज करके पानी रिजर्वर्स पर चढ़ा दिया जाता है, एंड जब भी हमें एनर्जी की नीड होती है हम बाद में उससे एनर्जी बना लेते हैं। सेकंड सॉल्यूशन इज स्मार्ट ग्रिड एंड एआई इंटीग्रेशन इन एनर्जी मैनेजमेंट। देखिए, स्मार्ट ग्रिड्स में एआई रियल टाइम डेटा एंड ऑटोमेशन के थ्रू पता करके एनर्जी की सप्लाई एंड डिमांड्स को बैलेंस करता है। एआई इंटीग्रेशन से फोरकास्टिंग से लेकर ग्रिड स्टेबिलिटी और स्टोरेज मैनेजमेंट भी काफी बढ़िया एंड आसानी से हो जाती है। एंड थर्ड सॉल्यूशन इज हाइब्रिड सोर्सेज। हाइब्रिड्स आप समझ चुके होंगे कि दो अलग अलग चीजों से मिला के कुछ नया बनाना। सेम ऐसे ही सोलर और विंड के हाइब्रिड से दोनों के परिवर्तनशीलता को कम किया जाता है, जिससे एनर्जी सप्लाई स्टेबल रहता है। फोर्थ सॉल्यूशन इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। पानी के ऊपर सोलर पैनल फिक्स किए जाते हैं जिससे जमीन की नीड नहीं होती एंड पैनल्स की इफिशियंसीज बढ़ भी जाती है, एंड इसे ही फ्लोटिंग सोलर फार्म कहते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी से ग्रीन हाइड्रोजन भी बनाया जाता है, जिसका यूज बाद में ट्रांसपोर्टेशन एंड फैक्ट्रीज में किया जाता है, एंड इसी को हाइड्रोजन फ्यूल भी कहते हैं। ये सॉल्यूशंस रिन्यूएबल एनर्जी के फ्यूचर को सस्टेनेबल, रिलायबल और अफोर्डेबल बनाते हैं। देखो, हमने रिन्यूएबल एनर्जी के काफी सारे पहलू के बारे में बात कर ली, अब हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के फ्यूचर आउटलुक्स पर। तो फर्स्ट इज ग्लोबल एंड इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ग्रोथ। देखो, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। रिन्यूएबल एनर्जी हमारे फ्यूचर का एक अहम हिस्सा बनने वाली है। एक केस स्टडी से ये पता चलता है कि 2050 तक अभी के मुकाबले रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी डबल हो जाएगी, एंड जहां इंडिया की करंट कैपेसिटी 256 गीगावाट की है, वो 2030 तक बढ़ के 500 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। इसमें माना जा रहा है कि सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। इंडिया के रूरल और रिमोट एरियाज में भी डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी पहुंचाई जाएगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी बिजली मिल पाए। सेकेंड इज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। देखिए, पॉलिसीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एनी काइंड ऑफ वे। जैसे कि आप जानते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, वैसे कई सारे देशों ने मिलकर इंक्लूडिंग इंडिया काफी अच्छी पॉलिसीज बनाई है, जहाँ नेशनली और इंटरनेशनली साथ मिलकर रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ को स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा, जहाँ कार्बन प्राइसिंग एंड फॉसिल फ्यूल्स फेज आउट जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। अगर आपने मेरी हीट वेव्स वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। इस एग्रीमेंट के कारण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फंडिंग एंड कोलैबोरेशन जैसे मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाएगा ताकि क्लाइमेट चेंज कम से कम हो। एंड थर्ड इज ग्लोबल क्लाइमेट टारगेट्स एंड एनर्जी ट्रांजिशन। रिन्यूएबल एनर्जी क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑयल एंड फ्यूल जैसे एनर्जी सोर्सेज के बदले रिन्यूएबल एनर्जी काफी ज्यादा कम कार्बन एनर्जी को एनवायरनमेंट में सप्लाई करती है, एंड इससे होने वाले एनर्जी ट्रांजिशन की मदद से हेल्थ बेनिफिट्स, लो एयर पोल्यूशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। फोर्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, करियर एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स। नो डाउट रिन्यूएबल एनर्जी में जॉब्स एंड करियर अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये बेस्ट सेक्टर है आपको इन्वेस्टमेंट के लिए। इंजीनियरिंग, इंस्टॉलेशन, रिसर्च, मेंटेनेंस, फाइनेंस एंड कंसल्टीज में मेन जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलेगी। बिजनेस की बात करें तो एनर्जी स्टोरेज, स्मार्ट ग्रिड्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ग्रीन हाइड्रोजन में हद से ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होगी, एंड आईटी, डेटा एनालिटिक्स, पॉलिसीज एंड ग्रीन हाइड्रोजन में भी काफी सारे करियर ऑप्शन आएंगे। इट मीन्स हमारे रिन्यूएबल एनर्जी को चूज करने से नेचर भी खुश और हम भी खुश, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी इज नॉट जस्ट द फ्यूचर, इट्स द पावरफुल की टू क्लीनर प्लेनेट, अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी एंड अ हेल्थियर वर्ल्ड फॉर द जनरेशन टू कम। By embracing the sun, the wind and the earth infinite energy, we ignite an unstoppable force that lights up lives, empowers communities and projects our only home. Because sustainable energy means sustainable life. And आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।